कल एक हंगामा किया गया केरम सलोम बॉर्डर के ऊपर। उस हंगामे को आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि एक हंगामा हफ्तों से, महीनों से इजराइल के अंदर चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं जंगबंदी करो, नेसेट में घुस जा रहे हैं, नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्हें कतर से सिर्फ इसी बात से चिढ़ है कि उसने जो है हमास से बातचीत की है, या वो हमास को सामने रख के बात करवा रहा है और हमास को साइड नहीं कर रहा है, या जो यहाँ परिजनों हैं बंधकों के, वो कतर चले गए थे डिमांड करने के लिए भाई साहब हमारे लोगों को छुड़वा दो? तेल अवीव में कल महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर हाईवे को जाम कर दिया और नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो अब क्या यहाँ पे जैसे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया हमारे भारत में, वहां पे भी यहूदी महिलाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं? नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया है, इसलिए वो इधर भी उधर भी सब जगह हाथ मार रहा है। और मिस्र से ये बयान सामने आया है कि फिलाडेल्फी पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ईरान को डर सता रहा है क्योंकि अब टेंशन इतनी बढ़ती जा रही है कि ईरान की तरफ तोपों का मुंह हो जाए कि भाई चलते हैं तुर्की से कहते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कि एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बिल्ड किया जा रहा है कि जो सब बवाल हंगामा चल रहा है इसके पीछे ईरान है। तो फिर मैं सवाल अपना उठा रहा हूं आपके सामने कि अगर ईरान की तरफ तोपों का रुख हो गया तो ऐसे में क्या तुर्की कोई मदद कर सकता है? और उसी मदद के सिलसिले में बातचीत की गई है। धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से 21-24 फौजी मारे गए हैं इजराइल के, तब से लगता है इजराइल कुछ बौखला सा गया, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जिस कतर के जरिए वो अपनी मध्यस्थता करा रहा था, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, कभी 2 महीने की बात कर रहा था, कभी 1 महीने की जंगबंदी की बात कर रहा था, अब उसी कतर के खिलाफ इजराइल के मंत्री बयान दे रहे हैं, कतर भी रिएक्शन दे रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे संस्कारी हमारे यहां भी है ना, चले जाते हैं, हंगामा करते हैं सड़क पे जाके, वो पहुंच गए हैं केरम सलोम बॉर्डर पर और वहां जाकर उन्होंने कह दिया कि खबरदार, अगर गाजा में एक भी खाने पीने का सामान भेजा, ये हमारे दुश्मन है। एक तरफ जनता दूसरी और प्रदर्शन कर रही है कि फौरन जंगबंदी करो, बंधकों को रिहा कराओ, तुमने जंग करके नुकसान कर दिया है, कुर्सी छोड़ दो। अब एक तरफ ये अलग विरोध करने आ गए हैं। तो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है? और इसी बीच जो ईरान के राष्ट्रपति पहुंच गए हैं तुर्की, उसे कैसे समझा जा सकता है? और मिस्र के राष्ट्रपति ने जो एक बयान दिया है कि भैया अगर फिलाडेल्फी पे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करोगे ना तो इससे संबंध खराब हो जाएंगे। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार बल के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब, जो इधर मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी आपका शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया आपके लिए अपने लोगों से बात करने के लिए, अपने दर्शकों से बात करने के लिए। मुझे लगता है मारामारी से अलग ना कुछ जो घटनाक्रम चल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उन पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। कल एक हंगामा किया गया केरम सलोम बॉर्डर के ऊपर। उस हंगामे को आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि एक हंगामा हफ्तों से, महीनों से इजराइल के अंदर चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं जंगबंदी करो, नेसेट में घुस जा रहे हैं, नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों किस्म के लोग हैं इजराइल में। नेतन्याहू की कैबिनेट में ही बड़ा कंट्राडिक्शन है, जिसमें बेजलेल स्मोट्रिच ने कल कह दिया कतर को कि सब ये टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली हुकूमत है। तो और एक तरफ जंगबंदी की मांग भी बहुत जोर पर कर रही है। तो ये असल में इजराइल को खुद अपने आप तबाह करेंगे और तबाह कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है बाहर से लोगों को तबाह करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके अंदर ही इतना कंट्राडिक्शन है कि वो खुद एक तरफ तो जंगबंदी की मांग भी करते हैं, दूसरी तरफ तबाही का इंतजाम भी करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है जो हमास इजराइल के प्रपोजल पर जो 2 महीने के लिए कहा गया था या 1 महीने के लिए, क्या इजराइल की कंडीशंस को हमास कबूल करेगा ऐसे हालात में? मुझे डर है, मुझे शक है इस बात का कि वो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। खुद अब नेतन्याहू के कंट्रोल से बाहर है हालत, क्योंकि नेतन्याहू तो कभी कभी कोई नरम गरम बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं उनका अभी मुझे लगता है वो खन्नास, जो गुस्सा, जो नफरत है, वो कम नहीं हो पा रही है। ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इससे अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कभी कभी उनका सुनता हूं, ज्यादा तो समझ में आता नहीं है, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं पत्रकारिता में, लेकिन वो हमास को खम्मास क्यों कहते हैं?
वो तो उनका प्रोनाउंसिएशन है, अच्छा। एच को खा बोलने का। जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ जो काफ वाला कलम है, हम्म। वो ईरान में खे हो जाता है। जैसे हम्म। हमारे यहाँ दिल्ली की उर्दू में और हैदराबाद की उर्दू में फर्क है, तकरीबन इसी तरह का है। वो हम्म। हे को ख बोलते हैं हिब्रू जबान में, वो हम्म। प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। क्या उन्हें कतर से सिर्फ इसी बात से चिढ़ है कि उसने जो है हमास से बातचीत की है, या वो हमास को सामने रख के बात करवा रहा है और हमास को साइड नहीं कर रहा है, या जो यहाँ परिजनों हैं बंधकों के, वो कतर चले गए थे डिमांड करने के लिए कि भाई साहब हमारे लोगों को छुड़वा दो? देखिए, कतर का एहसान मानना चाहिए इसराइल को। कतर के ताल्लुकात हमास से हैं। कतर में उनके पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया अक्सर वहां रहते हैं, और वो एक लिंक है, जो अखवानुल मुस्लिमीन वाला जो लिंक है, जो मिस्र में भी है, जो कतर में भी है। कतर निस्बतन ज्यादा समझदार मीडिएटर है। ज्यादा समझदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस जमाने में जब सऊदी अरब से ताल्लुकात खत्म हुए तो उसने ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात किए, तुर्की से ताल्लुकात बढ़ाए। तो ये कुछ ज्यादा बेहतर मंझा हुआ मीडिएटर है, और वो इस वक्त इसराइल के एक तरह से काम आ रहा है। ये थैंकलेस लोग हैं, नाशुक्रे लोग हैं, जो इसको ये कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला स्टेट है। ये खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं मेरी नजर में। चलिए, लेकिन कतर तो मुझे लगता है कि इतना समझदार है कि जब हूतियों पे हमला किया जाता है तो खबर आती है कि अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दे देता है, यानी वो दोनों हाथों में लड्डू रखता है। कतर में खुद मुझे अच्छी तरह याद है, जहां अल जजीरा का हेडक्वार्टर है दोहा में, उससे बिल्कुल पैदल की दूरी पर अमरीकी फौजी अड्डा भी है। और अमरीकी फौजी अड्डा यही फौजी अड्डा है जहां से इराक में भी 2003 में बमबारी हुई थी जंग में। तो ये उनका एक बेस है, यहाँ कतर में भी है, बहरेन में भी है। तो जाहिर है वो मल्टी रोल, एक तरह से अलग अलग किस्म का रोल अलग अलग मौकों पर अदा करते हैं। वो है उनके अंदर ये सलाहियत है कि सबको शायद अपने साथ जोड़े रखते हैं। हमारे यहाँ एक फिल्मी हीरोइन है माधुरी दीक्षित, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वो विदोंड खन्ना की भी हीरोइन रही हैं, और उनका बेटा जो था वो उसकी भी हीरोइन रही है। तो मुझे लगता है कतर कुछ इस तरीके की स्थिति में आ गया है। खैर, छोड़ते हैं कतर को और आगे बढ़ते हैं। तेल अवीव में कल महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर हाईवे को जाम कर दिया और नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो अब क्या यहाँ पे जैसे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया हमारे भारत में, वहां पे भी यहूदी महिलाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं? हाँ, देखिए, आमतौर पर औरतें जब सड़क पर आती हैं तो उसमें मीडिया अटेंशन ज्यादा अच्छा होता है, और उसको ज्यादा ह्यूमन एंगल से जोड़ करके देखा जाता है। चूंकि औरतें बच्चों की माएँ होती हैं, बीवियां होती हैं, शौहरों की, घरों को चलाने वालियां होती हैं, तो उसमें एक इंसानी कनेक्शन कुछ ज्यादा बनता है। तो शायद जिसने भी वहां ये प्लान किया कि औरतों का प्रोटेस्ट हो, तो वो अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करके नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे कैदियों को वापस लाओ, और ये जंग फौरन बंद होनी चाहिए। वो दबाव मुसलसल है। और अभी तो 2 दिन पहले जो नेतन्याहू ने इन फैमिलीज को कहा था कि अभी तक भी हमास की तरफ से कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं है कैदियों को वापस भेजने का। तो नेतन्याहू भी अब ऐसा लगता है कि हमास के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो हमास के हाथों में है। और 2 दिन पहले एक रेजिस्टेंस फोर्स, शायद जिहाद इस्लामी के किसी सीनियर आदमी ने कहा था कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया है, इसलिए वो इधर भी उधर भी सब जगह हाथ मार रहा है। और मिस्र से ये बयान सामने आया है कि फिलाडेल्फी पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये बात है कि मिस्र, जो अल सीसी है, अब्दुल फत्ताह अल सीसी, वो खुद इजराइल और अमेरिका के और सऊदी अरब के एक तरह से बनाए गए हुक्मरान हैं। वो खुद अपने फैसले नहीं ले पाते, लेकिन चूंकि वहां अखवानुल मुस्लिमीन भी है,
और अख्वानुल मुस्लिमीन की सपोर्ट अवाम में ज्यादा है, तो वो कभी कभी इस तरह के बयान दे देते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं होता कि उसका नतीजा क्या होगा और क्या उनके बयान का कोई असर होगा। कुछ कभी कभी इस किस्म के बयान दुश्मन इस तरह से दिलवाता है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बाकी रखो। बिल्कुल ऐसा ही देखिए, मैं अभी बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया। अभी मैं अल अरेबिया में पढ़ रहा था, सऊदी अरब के अखबार में, कि उन्होंने ये कहा कि आजाद फिलिस्तीन मुल्क होना चाहिए और इसराइल की सेल्फ डिफेंस की बात को हम कबूल नहीं करते, वगैरह वगैरह। यानी वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के जरिए ये बयान दिलवाया गया ताकि क्रेडिबिलिटी बनी रहे इसराइल के दोस्तों की भी, और दुनिया में ये जाहिर होता रहे, दिखावा ही सही, कि वो फिलिस्तीनियों के हमदर्द हैं। तो ये मिस्र से भी कराया जा रहा है और सऊदी अरब से भी कराया जा रहा है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पहुंच गए हैं तुर्की। हालांकि उनका दौरा पहले ही होना था, लेकिन करमान में जो घटना हुई थी बम ब्लास्ट वाली, उसके चलते उन्होंने टाल दिया था। अब वो पहुंच गए हैं। वो तो बयान दे रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और तुर्की बयान दे रहा है इजराइल के खिलाफ। कैसे समझे जाए दोनों के बयानों को? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे मिस्र की और सऊदी अरब की, तुर्की का भी अजीब रुख है। तुर्की का कारोबार इजराइल के साथ अब भी चल रहा है। वहां उनके रास्ते से तेल इजराइल को पहुंच रहा है और ये मुसलमानों के बीच में भी अच्छी इमेज बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ईरान का जहां तक ताल्लुक है, ईरान के प्रेसिडेंट ने अपने सफर को अंकारा में रहते हुए उस तरह से भी इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये यूनाइटेड नेशन और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बिल्कुल निकम्मी नाकारा हो चुकी हैं। इन्हें दोबारा इसमें रिफॉर्म होना चाहिए और ये गाजा में कत्लेआम को रोकने में नाकाम रही हैं। इसलिए उन्होंने इस किस्म की बात कही। दूसरी बात जो उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्क फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में एक साथ है, तो यहां तक तो वो भी कह रहे हैं। तो या आपसी तिजारती ताल्लुकात या कल्चरल ताल्लुकात, उसमें भी जाहिर है दोनों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान को डर सता रहा है, क्योंकि अब टेंशन इतनी बढ़ती जा रही है कि ईरान की तरफ तोपों का मुंह हो जाए कि भाई चलते हैं, तुर्की से कहते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मुझे नहीं लगता कि तुर्की ईरान के खिलाफ कभी भी अमेरिका या इजराइल के कहने पर वो चलेगा। और बल्कि रजब तैयब अर्दगान ने जो बात कही है वो PKK के बारे में कही है, जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट हैं। और कुर्दिश सेपरेटिस्ट इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं, तुर्की में भी, ईरान में भी, चारों मुल्कों में ये जहां इनका बॉर्डर मिलता है। तो उस पर ये आपस में तालमेल बेहतर करने की बात कर रहे हैं। और जब से 2003 में इराकी कुर्दिस्तान रिलेटिवली ज्यादा कुछ आजाद और मजबूत हुआ है, तेल स्मगल करके और CIA और मोसाद के साथ मिलकर के, तो वहां से खतरा आसपास के मुल्कों में, दोनों तीनों मुल्कों में बढ़ा है। और आप लेकिन मैं जिस खतरे की बात कर रहा हूं ना सर, वो खतरा है अमेरिका से जुड़ा हुआ, इजराइल से जुड़ा हुआ। क्योंकि एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बिल्ड किया जा रहा है कि जो सब बवाल हंगामा चल रहा है इसके पीछे ईरान है। तो फिर मैं सवाल अपना उठा रहा हूं आपके सामने कि अगर ईरान की तरफ तोपों का रुख हो गया तो ऐसे में क्या तुर्की कोई मदद कर सकता है, और उसी मदद के सिलसिले में बातचीत की गई है? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि ईरान के खिलाफ तोपों का मुंह नहीं होगा। उसकी मैं वजह बताता हूं क्यों। उसमें सितंबर 2019 में या जून 2019 में जब अमेरिका का ड्रोन ईरान ने गिराया था, जो सबसे महंगा सबसे बड़ा ड्रोन था, उसके बाद अमेरिका, एक खबर लीक हुई थी कि ओमान के जरिए अमेरिका ने ईरान से कहा है कि हम आपके पहाड़ों में, कहीं जंगलों में एक आध बम मार देते, आप जवाबी कार्रवाई मत करना। तो ईरान ने कहा कि शुरू आप करोगे, खत्म हम करेंगे। तो उसके बाद वो खामोश हो गया। सन 2020 में कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद जब ईरान ने 2 बड़ी छावनियों पर इराक के अंदर अमेरिकी फौजियों पर हमला किया, उसके बाद भी वो खामोश बैठ गया। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इजराइल को भी पिछले दिनों ये मैसेज साफ दिया गया है। वो जो खैबर शिकन नाम की मिसाइल जिसने इदलिब में मार किया है टेररिस्ट पर,
तो मुझे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इजराइल या अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई तोपे मतलब हमला शुरू कर देंगे, या उसमें उर्दगान कोई अमेरिका के हक में ईरान के खिलाफ अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कोई इतना बड़ा कोई काम करेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, 2003 जब जंग हो रही थी तो अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि तुर्की के रास्ते से उसकी फौजें इराक में पहुंचे, तो उस वक्त उसने पड़ोसी इराक में फौजें जाने के लिए भी रास्ता नहीं दिया था। तो वो अपने अपने लेकिन क्या तुर्की जो है ईरान की मदद करेगा, और क्या इसी डर की वजह से पाकिस्तान से ज्यादा टेंशन ईरान ने नहीं बढ़ाई और मामले को समेट लिया, क्योंकि अमेरिका गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है? हाँ ठीक है, वो गिद्ध की तरह से नजर गड़ाए बैठा है। वो मेरा तो पाकिस्तान और ईरान और पाकिस्तान और इराक और ईरान का जो पिछले दिनों जो हमला हुआ था उसके बाद मेरा कहना यह है कि बगदाद में फॉरेन मिनिस्ट्री में, इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्ट्री में अमरीकी कुछ एजेंट हैं जिन्होंने फौरी तौर पर रिएक्शन दिया था। नहीं तो 2 दिन के अंदर ही वहां के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मल है, हमारे एम्बेसडर वापस जाएंगे, तो ये इतनी जल्दी सिमटने वाला नहीं था। तो वो कोई पाकिस्तान और ईरान के बीच में कोई टेंशन नहीं है, दोनों ने अपने अपने दुश्मनों से निपटने की कोशिश की है। इसको क्या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि तुर्की को F-16 देने जा रहा है अमेरिका, तुर्की ने स्वीडन को नाटो की सदस्यता दे दी है, यानी तुर्की के जो है इमेज बढ़ गई है अमेरिका की नजर में। क्या तुर्की के रास्ते अमेरिका से कुछ संबंध बेहतर करना चाहता है ईरान? ईरान अमेरिका से संबंध बेहतर करने की कोई कोशिश करे, मुझे उसमें भी शक है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दोनों मुल्कों के बीच में एम्बेसियां नहीं है, ईरान और अमेरिका के बीच में। ईरान में स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है जो एक इंटरेस्ट सेक्शन अमेरिका का चलाती है तेहरान में, और वॉशिंगटन में ईरानियन इंटरेस्ट देखती है पाकिस्तान एम्बेसी। तो जहां तक ईरान के अंदर नैरेटिव और परसेप्शन का सवाल है, वहां यह कहा जाता है कि अमेरिका की, इजराइल की एम्बेसियां हमारे यहां नहीं है, इसीलिए ये इनकलाब इतना लंबा चल सका और मजबूती से चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो वहां इस्लामी इनकलाब को पसंद करने वाले लोग हैं वो अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहेंगे। और अमेरिका के हाथ इतने गुनाहों में, खून में सने हुए हैं, और अब तो खासतौर पर जो गाजा में अपना उसने इजराइल को मदद की है सारे कत्लेआम में, उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान की कोई ख्वाहिश है, कोई कोशिश है। मैंने खुद लंदन में, मुझे याद आ गया, वहां पर एक चैटम हाउस है, वहां कहीं कोई बहस हो रही थी ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के सिलसिले में। तो अमेरिका का एक बहुत ही सीनियर आदमी था, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी, अरे साहब हम क्या करें, तो हमारी तो वहां मिशन ही नहीं है। आप यूरोपियन मुल्कों से कह रहे थे भाई आपकी तो एम्बेसियां वहां पर हैं, आप अपने तरीके से वहां एक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो असल में अमेरिका की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, काज़मी साहब की आवाज आनी बंद हो गई है। आप तो जानती हैं कि इन संसाधनों के साथ हम लोग काम करते हैं, तो बातचीत अधूरी रह गई है, फिर उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे किसी और मुद्दे पर। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। बहुत शुक्रिया।